विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं विषय अध्यापक लखनलाल मीना आप सभी को लेसन 1 को समझा रहा था। पिछले वीडियो में आपको मैंने जहाँ जिस टॉपिक में औपनिवेशिक पर छोड़ा था वहीं से मैं आपको आगे बढ़ाते हुए ध्यान दीजिए। आप सभी को ध्यानपूर्वक इसे समझना है। ये मोस्ट क्वेश्चनों में से भी एक क्वेश्चन बनता है और आपको सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान देना है। औपनिवेश क्या होता है, ये प्रश्न है। इसमें आपको पूरी तरीके से समझना, पहले इसकी भूमिका समझिए कि उपनिवेश की आवश्यकता क्यों पड़ गई, उपनिवेश क्या होता है, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। इसमें आपने पढ़ा पहले कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर शासन किया। आपको ध्यान होगा जब अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ आए थे तो आपको यहाँ पर ये चीज भी समझनी है सभी विद्यार्थियों को कि अंग्रेज हमारे यहाँ पर व्यापार का बहाना बना करके आए थे, जबकि उनकी मुख्य जो उद्देश्य था वो भारत के सोने की चिड़िया कहलाने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति का फायदा उठाने के लिए उन लोगों ने व्यापार का एक माध्यम चुना। और किस तरीके से उन्होंने हमारे देश में आकर के हमारे देशी जो राजा और नवाब जो थे उनका फायदा उठाया। किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था में समाज पर नियंत्रण किया और अपने सारे खर्चों की पूर्ति के लिए, ध्यान दीजिए, देखो वो कितने चतुर थे, हमारे देश के लोगों को किस तरीके से जो है मूल बना करके अपना फायदा उठाते थे। तो आपको ही ध्यान देना है। मैं आपको थोड़ा सा पाठ से हटके एक उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले वो एक राजा था सिराजुद्दौला, उसके राज दरबार में आए थे। तो उनके राज दरबार में आने के बाद में सिराजुद्दौला एक ऐसा शासक था जिससे अंग्रेज भी कांपते थे, परंतु उन्होंने अपने फायदा उठाने के लिए उनके सेनापतियों को लोभ लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया और फिर जो है अपना हस्तक्षेप आगे धीरे धीरे बढ़ाया। यदि सिराजुद्दौला नवाब के सेनापति अंग्रेजों का साथ नहीं देते तो शायद ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज हमारे भारत में प्रवेश नहीं कर पाते। तो आपको ध्यान देना है किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया था। तो उन्होंने सबसे पहले देखिए अपने खर्चे की पूर्ति करने के लिए उन्होंने राजस्व वसूल करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वो अपने आर्थिक स्थिति को अधिक से अधिक सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने एक माध्यम चुना और राजा महाराजा और नवाबों से दबाव डाल करके ही उन्होंने अपने राजस्व की पूर्ति करना प्रारंभ कर दिया था। अपनी जरूरत की जो चीजें थी, ध्यान दीजिए कितने चतुर कितनी बुद्धि से काम ले रहे थे वो, कि वो अपनी जरूरत की जो चीजें थी उनको सस्ती दर पर खरीदते थे और फिर उनको जो है महंगी दर पर हमारे लोगों को बेचते थे। तो आपको यहाँ पर ये समझना है सस्ती कीमत पर खरीदते थे और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों को प्राथमिकता देते थे। इसी प्रकार इन सभी कोशिशों के बदलाव इन सभी कोशिशों से जो बदलाव आए इनके शासन के कारण ही मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद रीति रिवाज व तौर तरीकों में जो बदलाव आए हैं उन्हीं के कारण ये औपनिवेशीकरण की स्थापना प्रारंभ हो जाती है। तो औपनिवेशीकरण क्या है इसका आपको आंसर लिखना है। मैं उत्तर बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मैंने शुरुआत में क्वेश्चन बनाया है औपनिवेश क्या होता है, तो इसका आपको मैं आंसर बता रहा हूँ, ध्यान से आप नोट कीजिए और लिखिए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे, उन्हें सुन लीजिए, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं
निवेशीकरण या उपनिवेश कहा जाता है। इस तरह हम आगे से बढ़ते हैं। हम किस तरह जानते हैं कि 250 साल का जो इतिहास है, इतिहास का कौन से तरीकों का इस्तेमाल इतिहासकार करते थे, इनकी जानकारी करने के लिए हम सबसे पहला टॉपिक प्रशासन अभिलेख तैयार करता था के बारे में जानकारी करेंगे। ध्यान दीजिए, इतिहास को जानने के लिए इतिहासकारों ने किस प्रकार के प्रयास किया है, तो उसमें सबसे पहले आप ध्यान दें, प्रशासन इतिहास को जानने के लिए अभिलेख तैयार कराता है, जिसमें अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। इस प्रकार अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको ध्यान देना है सभी को कि यदि हम मान लीजिए किसी प्रकार के कोई भी कार्य करते हैं, मान लीजिए आप मार्केट के अंतर्गत कुछ चीजें खरीदने गए या वस्तु खरीदने जाते हैं और आपने मान लीजिए आवश्यकता से अधिक वस्तुओं की खरीदारी की है, और यदि उनको नियमित उनकी जो है उन लिखते नहीं है, तो यदि उनके बारे में आपसे 4 से बार पूछा जाता है तो आप पूरी जानकारी पूरी तरीके से नहीं दे पाते। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों का ये मानना था कि प्रत्येक चीजों को लेते और देते समय उसे लिखना चाहिए, जिसके लिए आपने ध्यान दिया हो तो पहले बहुत सारे लोग डायरिया बनाते थे, डायरिया में लिखते थे और उनको जो है अपने पास में संभाल के रखते थे ताकि समय पर उन्हें देख करके बताया जा सके। इस प्रकार चीजों को लिखना चाहिए, ये महत्वपूर्ण माना गया है। निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले और सहमति जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था, अर्थात प्रत्येक कार्य को करते समय सुंदर और साफ लिखना आवश्यक था। किसी भी प्रकार का निर्देश यदि कोई अधिकारी देता है, कोई योजना बनाता है, किसी प्रकार का कोई नीतिगत फैसला लिया जाता है या किसी प्रकार की कोई सहमति बनती है, तो जांच को साफ साफ लिखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी उन चीजों को देख करके कुछ समझ सके। इसी प्रकार भविष्य में इनका अच्छी तरह अध्ययन किया जा सके। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था, मैं आपको इस पाठ के अंतर्गत अंग्रेजों को किस किस प्रकार के विचार थे, वो हमारे लोगों के प्रति किस प्रकार की सोच रखते थे और उनको क्या लगता था, वो अपने नीतिगत फैसलों किस प्रकार लागू करते थे, उसी से संबंधित मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आपको ध्यान देना है, अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम दस्तावेजों को संभाल कर रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप सभी विद्यार्थी पहली क्लास से लेकर के और मान लीजिए 7वीं क्लास तक का आपने अध्ययन किया है, तो आपको हर साल परीक्षा होने के बाद आप सभी विद्यार्थियों को जो दस्तावेज प्राप्त होते हैं, यदि उन दस्तावेजों को आप प्रति वर्ष के हिसाब से उनको संभाल कर नहीं रखते हैं, तो पता नहीं आपको कौन से दस्तावेज की कब आवश्यकता होती है, तो आपको आने वाले समय में यदि उनको सजो करके नहीं रखते हैं, संभाल करके नहीं रखते हैं, तो आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अंग्रेजों का ये सुझाव था कि प्रत्येक दस्तावेज को संभाल कर रखना चाहिए। अलग अलग विभागों को बांटना चाहिए, यानी पूरे कार्य को एक ही व्यक्ति के ऊपर या एक किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत उसको निपुणता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें प्रत्येक कार्य को अलग अलग विभागों में बांट देना चाहिए, जिससे उस कार्य को करने में और दक्षता प्राप्त हो सके। जैसे तहसील स्तर पर, कलेक्ट्रेट स्तर पर,
कमिश्नर स्तर पर, प्रांतीय सचिवालय स्तर पर, कचहरी स्तर पर सबके लिए रिकॉर्ड रूम भी बनाना चाहिए। इन सबके लिए अलग अलग रिकॉर्ड रूम होता है तथा महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान बनाए गए हैं। यदि आप सभी विद्यार्थियों को जो यहाँ तक समझाया गया है वो पूरी तरीके से आपको समझ में आया, इस वीडियो को यदि आप पसंद करते हैं तो लाइक